हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम यूपीएससी जीएस पेपर 2 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स एंड सोशल जस्टिस। हम अक्सर एनसीईआरटी में बेसिक्स पढ़ते हैं, पर सिविल सर्विसेज के लिए हमें डेप्थ में जाना होगा। इस लेक्चर में हम 3 मेन पिलर्स कवर करेंगे: पार्टिसिपेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। सो अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस में मास्टरी चाहते हैं तो एंड तक जुड़े रहिए। बिना पार्टिसिपेशन के जस्टिस नहीं मिल सकता और बिना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। द ऑब्जेक्टिव, क्लासरूम टू मास्टरी। दोस्तों, एनसीईआरटी हमें बेसिक डेफिनेशन देती है कि डेमोक्रेसी क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, लेकिन यूपीएससी एग्जाम हमसे इंस्टीट्यूशनल मास्टरी मांगता है। इसका मतलब है हमें स्टैटिस्टिक्स, लीगल डेप्थ जैसे आर्टिकल 17, 19, 262 और मॉडर्न फ्रेमवर्क्स, आरटीआई और 7th शेड्यूल का पता होना चाहिए। आज का हमारा गोल यही है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को एग्जाम रेडी डेटा के साथ मर्ज करना। डिस्कस द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस अब व्हाट से शिफ्ट होकर हाउ और टू व्हाट एक्सटेंट पर आ गए हैं। पिलर 1, पार्टिसिपेशन बियॉन्ड द बैलेट। पिलर 1 है पार्टिसिपेशन। अक्सर लोग सोचते हैं कि 5 साल में एक बार वोट दे दिया तो ड्यूटी खत्म, पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वोटिंग तो सिर्फ फ्लोर है, बेसिक लेवल। असली सीलिंग या रिक्वायरमेंट है एक्टिव सिटीजनशिप, मतलब कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। जब सरकार को फियर ऑफ द इलेक्टोरेट रहता है, तभी वो रिस्पॉन्सिव बनती है। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं, बल्कि 2 इलेक्शंस के बीच में कैसे चलती है, वो असली इम्तिहान है। Explain the concept of vigilant citizen. Discuss how social media and protests act as a check on power between election cycles. Mechanisms of voice. आप सोचेंगे कि इलेक्शंस के बीच में हम अपनी आवाज़ कैसे उठाएं? इसके 3 इंस्टीट्यूशनल टूल्स हैं। पहला, ग्राम सभा, जो विलेज लेवल पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा, प्रेशर ग्रुप्स जैसे भारतीय किसान यूनियन, जो बिना पावर में आए पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और तीसरा, सबसे पावरफुल टूल, आरटीआई एक्ट 2005। ये सिटीजन्स को अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने की ताकत देता है। डिटेल अ केस स्टडी ऑफ आरटीआई, हाउ वन सिंपल एप्लीकेशन एक्सपोज्ड अ मेजर स्कैम और ब्रॉट लोकल चेंज। द इंटरेस्ट ग्रुप रियलिटी। क्या पार्टिसिपेशन सबके लिए आसान है? बिल्कुल नहीं। मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस जैसे पुअर या इलिटरेट लोग अक्सर स्ट्रगल करते हैं। इसीलिए आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है। इसका यूज करके दलित्स, आदिवासीज, वुमेन और लेबरर्स अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाते हैं। इनका मेन फंक्शन है डिसएडवांटेज लोगों की आवाज को एम्पलीफाई करके स्टेट तक पहुंचाना। डिस्कस व्हाई इंडिविजुअल वॉइसेस फेल एंड व्हाई कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी यूनियंस इज एसेंशियल इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी। पिलर 2, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हमारी सोसाइटी डाइवर्स है तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। 7th शेड्यूल के मुताबिक पब्लिक ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। जब कोई रिलीजियस प्रोसेशन या कोई इशू टेंशन क्रिएट करता है तो एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन होती है। पुलिस का काम सिर्फ डंडा चलाना नहीं, बल्कि मीडिएशन और प्रिएम्प्टिव डायलॉग करना है, ताकि वायलेंस होने से पहले ही पीस मेंटेन हो सके। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पीस कमिटीज इन लोकल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। लीगल टूलकिट फॉर डिस्प्यूट्स। अगर मीडिएशन फेल हो जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आता है। रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के लिए आर्टिकल 262 है, जिसके अंडर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 बनाया गया। फेडरल डिस्प्यूट्स यानी सेंटर वर्सेस स्टेट के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131 काम आती है। साथ ही 7th शेड्यूल की 3 लिस्ट्स यूनियन, स्टेट और कंकरेंट ये क्लैरिफाई करती है कि किसका क्या हक है, ताकि ओवरलैप ना हो। Give examples like the Kaveri water dispute or recent center-state legal battles to make it relatable. Pillar 3, Equality and Justice. तीसरा पिलर है Equality and Justice, जिसे हम सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जस्टिस तभी पॉसिबल है जब सोशल इक्वालिटी हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हुक है आर्टिकल 17, जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। इसको एनफोर्स करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 जैसे कड़े कानून बनाए गए हैं। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटैंटिव जस्टिस, मतलब लॉ फॉलो करना और असलियत में इक्वालिटी लाना। अफर्मेटिव एक्शन, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। बहुत लोग पूछते हैं स्पेशल प्रोविजंस क्यों? इसका जवाब इस इमेज में है। इक्वालिटी का मतलब है सबको सेम बॉक्स देना, पर इससे रिजल्ट अलग आते हैं।
इक्विटी का मतलब है जिसे जरूरत है उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट देना ताकि आउटकम्स सेम हो सकें। हमारा आर्टिकल 15.3 स्टेट को अलाउ करता है कि वो विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में स्कूल फीस वेव करना। ये हिस्टोरिकल डिवैल्यूएशन को काउंटर करने का एक तरीका है। डिस्कस द लेवल प्लेइंग फील्ड कॉन्सेप्ट इन इंडियन रिजर्वेशन पॉलिसी। केस स्टडी द साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल। डेमोक्रेसी की वैल्यू समझने के लिए साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देखिए। अपार्थाइड के वक्त माइनॉरिटी वाइट पॉपुलेशन जो सिर्फ 20% थी, उनके पास 87% लैंड था, जबकि 70% ब्लैक पॉपुलेशन के पास सिर्फ 13% लैंड और 0 रिप्रेजेंटेशन था। 10 मई 1994 को जब पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, तब जाकर वहां इक्वालिटी और जस्टिस की शुरुआत हुई। ये हमें सिखाता है कि वोटिंग पावर कितनी बड़ी ताकत है। द डीप डाइव, द 7th शेड्यूल एंड फेडरलिज्म। दोस्तों, हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात की, पर इसका ब्लूप्रिंट कहाँ है? वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में। ये एक लेजिस्लेटिव रूल बुक की तरह है जो पावर्स को 3 हिस्सों में बांटता है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसका मेन पर्पस है ओवरलैप को रोकना, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच फालतू के झगड़े ना हो। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है जो लिस्ट से सॉल्व नहीं होता, तो आर्टिकल 131 के अंडर सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्टिवेट हो जाती है। मतलब सीधे एससी जाओ, किसी लोअर कोर्ट की जरूरत नहीं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। कैसे एजुकेशन या फॉरेस्ट जैसे टॉपिक्स पर दोनों मिलकर काम करते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो यूनियन लॉ प्रिवेल करता है। स्टैट्यूटोरी शील्ड, प्रोटेक्टिंग द मार्जिनलाइज्ड। अब बात करते हैं पिलर 3, इक्वालिटी एंड जस्टिस के कानूनी ढाल की। सिर्फ आर्टिकल 17 लिखने से अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुई। इसके लिए पार्लियामेंट ने 2 बड़े कानून बनाए। पहला प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और दूसरा सबसे कड़े वाला SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989। ये एक्ट्स इंश्योर करते हैं कि अगर किसी के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो जस्टिस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ना रहे, बल्कि पनिशमेंट के रूप में दिखे। ये सोशल जस्टिस का असली चेहरा है। Discuss why special acts are needed despite having fundamental rights. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस पर फोकस करें। केस स्टडी द साउथ अफ्रीकन टर्निंग पॉइंट। डेमोक्रेसी की वैल्यू अक्सर हम तब समझते हैं जब हम उसे दूसरों के स्ट्रगल से कंपेयर करते हैं। साउथ अफ्रीका का केस देखिए। 1913 लैंड एक्ट के मुताबिक माइनॉरिटी वाइट पॉपुलेशन जो सिर्फ 20% थी, उनके पास 87% लैंड था, जबकि 70% ब्लैक पॉपुलेशन के पास सिर्फ 13% लैंड और 0 रिप्रेजेंटेशन था। 10 मई 1994 को जब पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, तब जाकर ये अपार्थाइड यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम खत्म हुआ। ये दिखाता है कि पार्टिसिपेशन यानी वोटिंग पावर कितनी बड़ी ताकत है। Compare South Africa's Truth and Reconciliation Commission with India's approach to social justice to show how different nations heal. Modern Framework, RTI and Transparency. हमारी डेमोक्रेसी का एक मॉडर्न पिलर है RTI एक्ट 2005। पहले सरकार क्या कर रही है, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के पर्दे के पीछे होता था, पर RTI ने सिटीजन्स को राइट टू क्वेश्चन दिया है। ये एक स्टैट्यूटोरी टूल है जो अकाउंटेबिलिटी डिमांड करता है। चाहे राशन शॉप की करप्शन हो या रोड कंस्ट्रक्शन का फंड, एक सिंपल RTI एप्लीकेशन से आप डेमोक्रेटिक चेक मेंटेन कर सकते हैं। ये ट्रू एक्टिव सिटीजनशिप का एग्जाम्पल है। शेयर अ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी ऑफ RTI। कैसे एक आम आदमी ने सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई। डिस्कस विसल ब्लोअर्स एंड देयर सेफ्टी। कंक्लूजन, द रोड अहेड फॉर एस्पिरेंट्स। तो आज हमने देखा कि NCERT के बेसिक्स से लेकर UPSC की इंस्टीट्यूशनल डेप्थ तक का सफर कैसा रहा है। हमने पार्टिसिपेशन, आर्टिकल 19, ग्राम सभा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आर्टिकल 262, 131 और इक्वालिटी आर्टिकल 15.3, 17 को डिटेल में समझा। UPSC मेंस में जब आप आंसर लिखें तो सिर्फ डेफिनेशन मत देना, बल्कि इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स और स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करना। डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं, और इसे चलाए रखने की जिम्मेदारी हम सब विजिलेंट सिटीजन्स पर है।